गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का हमारा लेसन चल रहा था, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर जो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे। वही कंटिन्यू चल रहा है हमारा टॉपिक। जो इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की बात की थी। पिछले वीडियो के अंदर हमने 4 की बात की थी, जिसके अंदर 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक तो हमने लिया था चतुष्फलकीय निकल टेट्राक्लोराइड का, जिसके अंदर sp3 संकरण के साथ उसकी चतुष्फलकीय संरचना हमें प्राप्त होती है, यानी NiCl4 - 2 की संरचना क्या है, चतुष्फलकीय। दूसरा हमने इसके अंदर लिया था वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने निकल टेट्रासाइनाइड रेनाइन को लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड उसके साथ अप्रोच करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड जब अप्रोच करेगा तो उसके साथ क्या होगा, वो उसके साथ उसकी इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कर देगा। तो अब हम आज इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। 6 के अंदर भी हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या है, ये ज्यादातर सबसे अधिक संख्या के अंदर संकुल बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। तो इसके अंदर ये अष्टफलकीय आकृति के होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले होंगे, और लिगेंड की प्रकृति के आधार पर, जैसे पहले था सेम चीज है कि इसके अंदर लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ये निम्न चक्रण अथवा उच्च चक्रण वाले हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर पहला है इसके अंदर हेक्सा एक्वो आयरन। हेक्सा एक्वो आयरन जो धनायन है, जो संकुल है FeS2O6, यानी यहाँ पर अब क्या होगा, 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। कौन से, एक्वा यानी H2O लिगेंड अप्रोच करेंगे। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर 26, और इसके अंदर 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 4p खाली, 4d खाली। तो Fe+3 के अंदर क्या होगा, 2 तो s में से और एक 3d में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसके पास अब 3d के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े और 2 s में से निकल गए, दैट मीन्स s खाली हो गया और 4p भी खाली है और आगे नेक्स्ट 4d भी खाली है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके अंदर संकरण होगा, जब इसके साथ H2O अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये जो दुर्बल लिगेंड है H2O, ये आपको थोड़े से एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे कि कौन सा दुर्बल है और कौन सा प्रबल है। तो प्रबल क्या होगा, अगर प्रबल होगा तब इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, युग्मन कर देता है। लेकिन ये क्या है, H2O ये दुर्बल लिगेंड है, तो इसके साथ ये उच्च चक्रण वाले अष्टफलकीय संकुल का निर्माण करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार का संकरण होगा, sp3d2। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हमारे पास एक ही प्रकार का संकरण है, हालांकि sp3d2 और d2sp3, इसको हम बाद में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर संकरण क्या होगा, sp3d2, और जहां पर इसके पास वेकेंट ये sp3d2 संकृत कक्षक हमें प्राप्त हो गए, वहां पर क्या होगा, H2O अप्रोच करेगा। H2O अप्रोच करेगा तो वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे देगा और अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करता है। ये सामने आपके बना हुआ है अष्टफलकीय संरचना, इसके अंदर हमें प्राप्त हो जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसके अंदर हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट यानी आयरन तो वही का वही है, सेम इसकी क्या है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी अगर हम Fe+3 की बात करें तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और d में से 1 इलेक्ट्रॉन। तो d के अंदर क्या है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, s खाली, p खाली और d खाली। तो अब यहाँ पर जो साइनाइड आयन है, साइनाइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए आपको क्या बताया था कि ये क्या करेगा, इसके अंदर युग्मन प्रारंभ कर देगा, यानी d के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसका युग्मन हो जाएगा। युग्मन होने पर यहाँ पर हमारे पास 2d कक्षक खाली रह जाएंगे। ये जो 2d कक्षक है और s कक्षक और p कक्षक आपस में मिलकर क्या करेंगे, d2sp3 संकरण का निर्माण करेंगे। d2sp3 संकरण का निर्माण करके ये क्या करेगा, इसके अंदर ये उसको
कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। तो अब यहाँ पर हमने दो प्रकार के संकरण देखे, कौन कौन सा, sp3d2 और d2sp3। तो हालांकि बात वही है, कितने कक्षक बने इसके अंदर, एक s, तीन p के 4 और 2 d के 6। इसमें भी 6 बनते हैं, उसमें भी 6 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसके अंदर बनाएगा अष्टफल के संकुल ही, क्योंकि 6 लिगेंड है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये अंदर के डी कक्षक ले लेते हैं। जब हम पहले डी लेते हैं तो दैट मीन्स वो क्या है, अंदर के डी कक्षक भाग लेते हैं, और D2 हमने बाहर लिखा है तो वो क्या करेगा, बाहर वाले डी कक्षक को संकलन के अंदर सम्मिलित करेगा, यानी इनर और आउटर डी ऑर्बिटल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों के अंदर क्या बनेंगे, अष्टफलकीय संकुल का ही निर्माण होगा। तो ये तो हमने आज स्टडी की इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, और पहले हमने 4 की बात की थी। दोनों के अंदर हमने 4 के अंदर हमने चतुष्फलकीय संरचना और वर्ग समतलीय संरचना के बारे में किया, और 6 के अंदर हमने हेक्सा एक्वो आयरन लिया और हेक्सा साइनो फेरिक लिया। तो ये तो हमने इसके संकुलों के बारे में स्टडी की। तो आज का लेसन ये हमारा कंप्लीट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद हमारे पास जो इसके साथ का लेसन है वो है हमारे पास इसकी सेकंड सीरीज का। सेकंड सीरीज के अंदर जो काफी चीजें तो आपकी इससे, अगर फर्स्ट सीरीज आपको समझ में आ जाती है तो सेकंड सीरीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मेन चीज उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखना होगा, और कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ही हमें इसके वो जो हमने प्रॉपर्टीज इसके अंदर की थी, कौन कौन सी की थी, मेटालिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉम्प्लेक्सेशन, जो भी इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी की थी वो सेम इसके अंदर चलेगी, लेकिन वही किसके साथ, इसके चुंबकीय गुणों के साथ, वही सेम चीज इसके कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ। मैं एक बार थोड़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हम सेकंड के अंदर, सेकंड सीरीज के अंदर क्या क्या करेंगे। सेकंड सीरीज के अंदर अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखेंगे इसके अंदर वही सेम चीज होगा, डी के अंदर कक्षक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और धात्विक गुण जो है सेम चीज। समस्त संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनमें ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता, धात्विक चमक, कठोरता, मजबूती, ये सारे गुणों इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये एनॉइज भी बनाते हैं। फिर आता है उसके बाद परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसके अंदर डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। और इसके बाद आता है इसके अंदर त्रिज्याओं के बारे में। त्रिज्याओं के बारे में भी किसी भी संकल्प, जैसे हमने फर्स्ट सीरीज के अंदर किया कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उनके सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान में कमी आती जाती है, और बाद में क्या है, हल्की सी थोड़ी सी उसके अंदर वृद्धि होती है। तो ये हम उसको कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही बताते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके गलनांक और क्वथनांक के मान जो हैं अत्यंत उच्च होते हैं, और जैसे हम इसकी बात करें टेंटेलम या टंगस्टन या रीनियम, इनके गलनांक तो 3000 से भी ऊपर, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। आयनन विभव, आयनन विभव किस पर डिपेंड करता है, उनके साइज पर। साइज के आधार पर हम आयनन विभव को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के अंदर संक्रमण धातुओं में कई धातुओं का विद्युत धनात्मक गुण तो इतना हो जाता है कि वे खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर के बारे में हम बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अधिकांश संक्रमण धातु जो होते हैं वो अनुचुंबकीय और रंगीन, ये हमने सारे डिटेल उसके अंदर फर्स्ट सीरीज के अंदर की हुई है। तो ये तो था थोड़ा सा इसका ऑक्सीडेशन, इसका सेकंड सीरीज की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम डिटेल के अंदर लेंगे और हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।